लिसनर्स, जैसे कि हमें पता है कि आज का टॉपिक हमारा फंडामेंटल ऑफ सी है। तो इसमें हम जो है सी लैंग्वेज में जितने भी सिंटैक्स और सी की लैंग्वेज में जितने भी आपके रूल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप जो है कंप्यूटर को कुछ समझाते हैं। जैसे इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो 2 पर्सन्स आर देयर और उसमें से एक बंदा जो है इंग्लिश जानता है और दूसरे पर्सन को इंग्लिश नहीं पता है। तो अगर दूसरा पर्सन पहले व्यक्ति को अगर अपना कोई चीज़ समझाना चाहता है तो उसको इंग्लिश लर्न करनी होगी। और जब आप कि कोई भी लैंग्वेज लर्न करते हैं तो उस लैंग्वेज की कुछ ग्रामर्स होती हैं, कुछ डिक्शनरी होती है, वो भी आपको लर्न करनी होती है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश में दैट इज़ अ बॉय लिखते हैं तो दैट इज़ अ बॉय, देयर इज सम ग्रामर दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग द सेंटेंस ऑफ दैट इज़ अ बॉय। तो वैसे ही इंग्लिश में के अलावा जो भी कोई लैंग्वेज होगी तो उसमें भी कुछ ग्रामर्स हैं। सी की प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो सी प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज के थ्रू आप कंप्यूटर को कुछ समझाते हैं। मतलब आपको कुछ पता है, अब आपको कंप्यूटर को कुछ समझाना है तो उसके लिए जो है सी लैंग्वेज की ग्रामर या सिंटैक्स आपको लर्न करनी होती है। अब सी की हम बात कर लेते हैं, सी की ज़रूरत क्यों है। तो सी प्रोग्रामिंग एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर में डिफरेंट लेवल्स के लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, वो कंप्यूटर के ज़्यादा नज़दीक होती हैं। कंप्यूटर के ज़्यादा नज़दीक होने का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि देखिए कंप्यूटर क्या है, सेट ऑफ हार्डवेयर है। मतलब अगर आप नॉर्मल किसी भी साइबर कैफ़े में या घर में कंप्यूटर को देखते हैं या किसी ऑफिस में कंप्यूटर्स को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, आपको ये दिखता है कि एक मॉनिटर है जिसमें से कुछ दिखाई देता है, एक कीबोर्ड है जिस पे आप कुछ टाइप करते हैं, और एक माउस है जिससे आप जो है एक इंडिकेशन देते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें सेलेक्ट करनी है या नहीं सेलेक्ट करनी है, और एक आपको सीपीयू केस दिखाई देता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और ये मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सब जो है आपके सीपीयू केस से कनेक्टेड होती हैं। और जब भी आप कोई परफॉर्म करते हैं, कुछ भी एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, माउस और कीबोर्ड के थ्रू उसको यूज़ करते हैं और वो सब कुछ आपको मॉनिटर पे विजिबल होता है। तो जो उसमें एप्लीकेशन है, जैसे एक एप्लीकेशन की बात कर लें, मोस्टली आपकी यूज़ होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो आप रिज्यूमे बनाने या किसी को लेटर लिखने, इन सब चीज़ों में आप यूज़ करते हैं। तो वो एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर ऐसे ही कई और भी सॉफ्टवेयर हैं जो किसी न किसी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। तो वो लैंग्वेज जिसमें ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तो वो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे सी हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन, आर, कई लैंग्वेजेस हैं। तो आज हम जो सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। कुछ इसका पार्ट लो लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। तो कई बुक में इसको मेंशन किया जाता है कि सी जो है एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तो अगर बुक में आपको हाई लेवल लैंग्वेज मेंशन है या मिडिल लेवल लैंग्वेज है तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, कुछ उसका पार्ट लो लेवल लैंग्वेज में डायरेक्टली यूज होता है। तो लो लेवल की मीनिंग होती है कि जो उसके हार्ड का प्रोसेसर है, या फिर मदरबोर्ड पे हम जब भी बात करते हैं प्रोसेसर की, प्रोसेसर में आपके एग्जांपल इंटेल, एएमडी ये सब हैं, तो उसमें जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट्स हैं जिसके थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन हम डायरेक्ट सी लैंग्वेज के थ्रू दे सकते हैं। अब सी लैंग्वेज की हम स्टार्टिंग में बात कर लें कि अगर सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आपको लर्न करनी है तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए एक तो आपको एक कंपाइलर की ज़रूरत होती है। कंपाइलर क्या होता है, जो आपकी लैंग्वेज है, जो सी लैंग्वेज है, उसको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो लो लेवल लैंग्वेज में जिसको जो है कंप्यूटर आसानी से समझ सके। तो एक कंपाइलर आपको रिक्वायर्ड होगा। कंपाइलर कौन कौन से हैं, टर्बो सी है, टर्बो सी प्लस प्लस भी कंपाइलर है जो सी को सपोर्ट करता है, या फिर हम उबुंटू या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जीसीसी भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोड ब्लॉक यूज़ करते हैं, और कुछ अन्य ऑनलाइन कंपाइलर्स भी आप अवेलेबल हैं जो सी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में ये कंपाइलर होना चाहिए। अब कंपाइलर अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है सक्सेसफुली तो उसके बाद क्या है कि उसको जब यूज़ करना है तो आप कंपाइलर को ऑन करें। फॉर एग्जांपल टर्बो सी है तो आप उसे डबल क्लिक करें तो आपको एक ब्लू स्क्रीन जो है विजिबल होगा। तो उस ब्लू स्क्रीन पे आपको कोड लिखना है। जब हम कोड लिखने की बात कर रहे हैं तो इसका मीन सी लैंग्वेज के जो रूल्स हैं वो अब आपको यूज़ करने हैं।
तो जैसे ही अगर आपको कंप्यूटर को हाई लिखना है कि हाई वो प्रिंट करे, डिस्प्ले करे आपके मॉनिटर पे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सी लैंग्वेज में स्टार्टिंग में एक प्रोग्राम में आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, #include stdio.h आपको ऐसे लिखना है। अब देखिए #include stdio.h इसको लिखने की क्या मीनिंग है, जब आप stdio.h लिखेंगे तो ये आपको प्रिंटिंग और इनपुट के लिए सपोर्ट करेगा। और ये हेडर फाइल एक्चुअली क्या है, .h जब भी हम बात करते हैं तो वो हेडर फाइल्स की बात करते हैं। तो हेडर फाइल्स क्या करती हैं कि हम सब कुछ प्रोग्राम तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी से सपोर्ट लेते हैं। तो stdio.h जब हम हेडर फाइल की बात करते हैं तो stdio.h हेडर फाइल में वो सब कुछ प्रोग्राम है जो प्रिंटिंग मतलब आउटपुट और इनपुट के लिए सपोर्ट करता है। तो इसलिए पहली फाइल जो हम इंक्लूड करेंगे अपने सी प्रोग्रामिंग के लिए वो है #include stdio.h। तो stdio.h जो है एंकर ब्रैकेट के साथ आप यूज करेंगे। उसके बाद आप एक मेन लिखेंगे, MAIN। देखिए सी प्रोग्रामिंग जो है वो केस सेंसिटिव है, तो इसलिए आपको स्मॉल केसेस में लिखने हैं। तो मेन आप लिखेंगे, तो मेन फंक्शन यूज करने के बाद उसके ब्रेसेस स्टार्ट होंगे। ब्रेसेस इसलिए स्टार्ट होते हैं ताकि एक स्कोप डिसाइड हो कि मेन फंक्शन कहाँ से कहाँ तक रन करेगा। तो उसके अंदर ब्रेसेस के अंदर आप लिखेंगे printf, तो PRINTF printf लिखेंगे, और ये एक फंक्शन है जो आपको आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट जनरेट करके देगा। तो printf में डबल कोट के साथ आप हाई लिखेंगे और सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। एक और बेसिक रूल है कि सी प्रोग्रामिंग में जितने भी सेंटेंस होंगे, सेंटेंस मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट, वो हमेशा सेमीकोलन से टर्मिनेट होगी। तो आपका टर्मिनेटर क्या होगा, सेमीकोलन। तो इसलिए printf के एंड में हमने सेमीकोलन लिखा। इट्स मीन जो printf स्टेटमेंट है यहीं पे फिनिश हो जाता है। इसके बाद अगर आप फिर से कोई और printf लिखेंगे तो वो किसी अन्य कार्य के लिए यूज होगा। तो सिर्फ हम हाई तक की बात करते हैं कि printf डबल कोट में हाई लिखा हुआ है और सेमीकोलन से आपने उसे टर्मिनेट कर दिया। अब इस कंप्लीट प्रोग्राम को जो स्टार्ट हुआ था #include stdio.h, फिर मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के विद इन आपने printf स्टेटमेंट लिखा था। अब इसको आप सेव कर लीजिए। तो सेव करने के लिए क्या होगा, आप फाइल पे जाइए और सेव एज पे आप अपने नाम से सेव कर सकते हैं, या XYZ हमने एज्यूम कर लिया, तो XYZ.c। तो .c एक्चुअली क्या है, सी के एक्सटेंशन फाइल है। जैसे आप MS वर्ड में कोई फाइल अगर सेव करेंगे तो .docx के एक्सटेंशन से सेव होता है, या नोटपैड फाइल को अगर आप सेव करेंगे तो .txt से वो सेव होता है, या इमेज फाइल को देखेंगे तो .gif, .jpeg ऐसे सेव होता है। वैसे ही जब आप सी प्रोग्रामिंग की फाइल्स की बात करते हैं तो .c एक्सटेंशन से आप उसको सेव करेंगे। अच्छा, अगर आप .c से नहीं सेव करेंगे तो क्या होगा, अगर आपने .c से एक्सटेंशन से फाइल नहीं सेव की तो आप जो है सी कंपाइलर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके थ्रू उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो एग्जीक्यूट करने का मतलब है उसे रन कर नहीं कर सकते, उसमें जो आउटपुट आप जनरेट करना चाहते हैं वो आप जनरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए आप उसको .c एक्सटेंशन से सेव करेंगे। .c एक्सटेंशन से सेव करने के बाद फॉर एग्जांपल आपकी फाइल है XYZ.c, अब उसको रन करना है। तो रन करने के लिए आप ऊपर टैब्स में अगर देखें तो रन का एक टैब होगा, उसको आप क्लिक करें और डायरेक्ट कंट्रोल F9, शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल F9, कंट्रोल F9 करेंगे तो वो प्रोग्राम आपका रन कर जाएगा। अगर आपके पूरे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है तो क्या होगा, तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा और वो आउटपुट स्क्रीन विजिबल होगी। लेकिन अगर आपने उस पूरे प्रोग्राम में कहीं कोई गलती कर रखी है, फॉर एग्जांपल आपने सेमीकोलन मिस कर दिया, या printf का भी एक रूल्स है कि जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे डबल कोट के विद इन लिखेंगे अगर केवल प्रिंट करना है। तो अगर आपने सी प्रोग्रामिंग के रूल्स नहीं फॉलो किए हैं, सिंटैक्स आपने नहीं फॉलो किए हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका प्रोग्राम एरर देगा और वो एरर आपको कंपाइलर विजुलाइज कराएगा कि आपके इस लाइन में एरर है। उस लाइन पे आप क्लिक करके उस लाइन पे आप जा करके उस एरर को ठीक कर सकते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अगर जैसे ही मैंने आपको स्टेटमेंट दिए, अगर आपने वैसे ही प्रोग्राम लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, और जब आप इसे रन करेंगे तो आपको हाई प्रिंट होना चाहिए।
टर्बो सी कंपाइलर के साथ क्या है, अगर आपने केवल stdio.h यूज किया है और मेन के विदिन सिर्फ printf स्टेटमेंट है, तब आउटपुट देखने के लिए आपको विंडोज में जाकर के आउटपुट स्क्रीन पे सेपरेटली क्लिक करना पड़ेगा, तब आपको आउटपुट विजिबल होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप कंट्रोल F9 करते हैं तभी आपको आउटपुट विजिबल हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। वो हेडर फाइल होगी #include conio.h। ये भी एंकर ब्रैकेट के साथ आपका conio.h होगा। और मेन के अंदर जब सारे स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने क्या लिखा था, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा था printf, और printf के अंदर हाई लिखा था। तो उसके बाद आप getch यूज करेंगे। तो getch आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, getch आपको ये कहेगा कि ठीक है, जब आप कंट्रोल F9 करेंगे तब हम आपको आउटपुट स्क्रीन होल्ड करके रख लेंगे, मतलब आउटपुट स्क्रीन वो आपको दिखाएगा और उसको तब तक होल्ड करेगा जब तक आप कोई की प्रेस नहीं कर देते। तो अगर आपको एक प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करना है और उसकी आउटपुट स्क्रीन भी देखनी है, इट्स मीन आपको दो हेडर फाइल्स की जरूरत होगी, एक तो stdio.h और दूसरा conio.h, और ये दोनों हेडर फाइल जो है आपको इंक्लूड करनी होंगी। तो इसको मेन से पहले इंक्लूड करनी होगी। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली मेन क्या है, हम मेन क्यों लिख रहे हैं। तो मेन जो है आपका एक फंक्शन है जो हेल्प करता है कि फर्स्ट जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो किस प्लेस से होना है। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे क्या विदाउट मेन हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, विदाउट मेन भी आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताना पड़ेगा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किस प्लेस से होना है, क्योंकि जब आप मेन यूज करते हैं तो इट्स मीन ऑपरेटिंग सिस्टम ये एज्यूम करता है कि प्रोग्राम जो है मेन से ही एग्जीक्यूट होना है। लेकिन अगर आप मेन नहीं यूज करेंगे प्रोग्राम में और आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस फंक्शन को किसी और से एग्जीक्यूट कराना, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ता है। तो अभी जब आप आप बेसिक लर्न कर रहे हैं तो उसमें आप ये मान लीजिए कि मेन से ही प्रोग्राम रन करना है और मेन के अंदर हम सारे स्टेटमेंट लिखेंगे। और जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो कुछ जो फंक्शंस होंगे या तो यूजर डिफाइंड होंगे जिसको मेन के बाहर हम उसे डिफाइन करेंगे, और या फिर इनबिल्ट फंक्शन होंगे जैसे printf, उसको मेन के अंदर या किसी और फंक्शन के अंदर हम डायरेक्टली यूज करेंगे विद द हेडर ऑफ दैट फाइल। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि अभी तो आपने केवल आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले किया, तो क्या ये भी हो सकता है कि हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट दें और वो हमारा आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाए। तो ये पॉसिबल है सी में। तो उसके लिए आपको एक और फंक्शन यूज करना होगा scanf। तो scanf क्या करेगा, वो आपका कीबोर्ड के थ्रू आपका इनपुट लेगा और उसको आप आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देते हैं। एक्चुअली आउटपुट स्क्रीन आपकी कंसोल होती है जो नॉर्मली आप किसी में देखें तो ब्लैक उसका बैकग्राउंड होता है और वाइट टेक्स्ट उस पर डिस्प्ले होते हैं। जैसे आपका डॉस, अगर आप डॉस ओपन करें CMD के थ्रू रन पे, तो जो स्क्रीन आती है वैसे ही आपकी आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले होती है कंपाइलर के थ्रू जब भी आप टर्बो सी में प्रोग्राम रन करते हैं। तो scanf आप यूज कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 2+2 ऐड करना है, तो 2+2 ऐड करने के लिए एक तो ये स्टेटमेंट है कि आप printf डायरेक्ट यूज करें और printf में जो है एक फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करें। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग की क्या मीनिंग है, फॉर्मेट स्ट्रिंग की मीनिंग ये है जैसे इंटीजर है, तो इंटीजर एक डेटा टाइप है। तो इंटीजर हम किसको कहते हैं, जैसे 20 को हम इंटीजर कह सकते हैं, 30 को इंटीजर कह सकते हैं, लेकिन 20.5 को हम इंटीजर नहीं कह सकते। तो int एक कीवर्ड है जिसके सामने आप कुछ भी लिखेंगे वो इंटीजर वेरिएबल होता है, और वो इंटीजर वेरिएबल को आप यूज करके इंटीजर वैल्यूज या तो इनपुट करा सकते हैं और उसको आउटपुट भी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमें एक लेना है कि मान लो x = 5 आपको प्रिंट करना है, तो हैश इंक्लूड कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट हैश इंक्लूड stdio.h,
फिर हैश इंक्लूड conio डॉट एच, stdio डॉट एच क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें printf और scanf जो फंक्शन है उसको सपोर्ट करवाना है, तो वो stdio डॉट एच से सपोर्टेड होगा। conio डॉट एच क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें लास्ट में getch यूज़ करना है। इसके बाद आप मेन लिखेंगे और मेन के बाद उसका ब्रेसेस स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका होगा int स्पेस x और फिर इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। तो int स्पेस x, इसकी मीनिंग क्या है कि x जो है वो इंटीजर वेरिएबल है और int जो है वो आप किसमें लिखेंगे, स्मॉल केसेस में ही लिखेंगे। तो x एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है और जब int स्पेस x आप लिखते हैं, ये x का डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो ये x का डिक्लेरेशन है, इट्स मीन इस x को हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है, बट x को हमने डिक्लेयर किया है कि x इज अ इंटीजर। अब हम इसको एक वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू, फिर हमने लिख दिया 5 और फिर सेमीकोलन से टर्मिनेट किया। तो x की वैल्यू हमने क्या असाइन कर दी, 5। अब इस x को प्रिंट करना है। तो printf के लिए जब आप हाई किया था तो हाई में क्या होता है, डबल कोट के अंदर आपने डायरेक्ट हाई मेंशन किया था। यहां आपको क्या करना है, printf का एक रूल आपको जानने की जरूरत है कि एक फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है printf के विद इन, और वो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या बताता है कि किस फॉर्मेट में आप प्रिंटिंग चाहते हैं। तो अगर आपका वेरिएबल इंटीजर है तो फॉर्मेट स्ट्रिंग इंटीजर का यूज होगा। तो इंटीजर का फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होगा, %d। तो एक स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे आप, printf ब्रैकेट में डबल कोट के विद इन %d, उसके बाद कॉमा लिखेंगे और फिर x लिखेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन देंगे। मतलब जो printf स्टेटमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक डबल कोट के विद इन, एक कॉमा के बाद। तो डबल कोट के विद इन आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग दिया %d। तो x की वैल्यू जो 5 है, अब वो 5 प्रिंट होनी चाहिए। तो printf स्टेटमेंट जब आपका क्लोज हो जाएगा और आप उसे सेमीकोलन दे दोगे, उसके बाद आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, getch। और getch आप क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि आपको होल्ड करना है आउटपुट स्क्रीन। फिर ब्रेसेस क्लोज होने के बाद अब आपको रन करना है। तो अगर मैंने एज्यूम किया कि आपने पहले से ही अपनी फाइल .c एक्सटेंशन से सेव कर रखी है और रन करने के लिए आप सीधे कंट्रोल F9 आप करेंगे और आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा और आपको आउटपुट स्क्रीन जो ब्लैक स्क्रीन रहती है उस पर क्या डिस्प्ले होगा, 5। इट्स मीन आपने एक इंटीजर क्रिएट किया और उसको सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया है। अब scanf की बात कर लेते हैं। तो printf के ऊपर जो मैंने x इक्वल टू 5 किया था, अब हम चाहते हैं कि वो यूजर उसको इनपुट दे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, scanf, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगा डबल कोट के विद इन %d, किसके लिए, इंटीजर के लिए, कॉमा m%x लिखेंगे। तो m%x लिखने के क्या मीनिंग है, क्योंकि printf में तो सिर्फ हम x लिखते थे, अब ये m% क्या है। तो m% एक सिंबल है जो ये बताता है कि x का एड्रेस क्या है, क्योंकि जब भी आप कोई इनपुट कराएंगे तो किस एड्रेस पे आप इनपुट कराना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो m%x लिखा, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। उसके बाद जो printf का स्टेटमेंट मैंने पहले दिया था वही स्टेटमेंट आप दोगे, getch और ब्रैकेट क्लोज। फिर इसको जब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक ब्लैक स्क्रीन विजिबल होगी और प्रोग्राम जो रन किया है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जो आपने scanf स्टेटमेंट है उसकी करेस्पॉन्डिंग आप एक वैल्यू एंटर करो। तो जैसे आपने 9 एंटर कर दो और जैसे ही 9 एंटर करने के बाद आपने एंटर की प्रेस किया तो वो 9 फिर से डिस्प्ले हो जाता है। तो इसकी क्या मीनिंग है कि जो scanf स्टेटमेंट है उसके थ्रू आपने कीबोर्ड से कुछ वैल्यू एंटर कराया और printf स्टेटमेंट से वो वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से जब आपको इनपुट लेना होगा तो आप scanf यूज करेंगे और प्रिंट करना होगा तो आप क्या करेंगे, printf लिखेंगे। प्रिंट करने की मीनिंग आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना।
तो एम्परसेंड एक्चुअली एक स्पेशल सिंबल है। तो इसके अलावा कौन कौन से स्पेशल सिंबल जो सी प्रोग्रामिंग में आप यूज कर सकते हैं, तो वो आप @ हैश, एम्परसेंड और एंकर ब्रैकेट का जो हमने बात की है, ब्रेसेस की बात की है, असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की है। तो जो भी आपके कीबोर्ड में सिंबल्स आपको विजिबल हैं वो सारे आप यूज कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में। और जो वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे इंट के आगे आपने x लिखा था, तो क्या हम इंट के आगे 1 लिख सकते हैं? 1 भी तो इंटीजर है। तो इसका आंसर है नहीं। आप इंट के आगे x या XYZ मतलब कुछ भी ऐसा लिखेंगे जो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, उसके बाद आप न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकते हैं, बट स्टार्ट विद अ कैरेक्टर। तो कौन कौन से एक्चुअली कैरेक्टर इसमें यूज होंगे वेरिएबल के लिए? एक तो A to Z, चाहे वो कैपिटल में हो चाहे स्मॉल केसेस में हो, और आपका अंडरस्कोर और भी कुछ यूज कर सकते हैं। तो इसका ये नहीं है कि आप @ यूज कर सकते हैं या प्लस साइन यूज कर सकते हैं या माइनस यूज कर सकते हैं। तो आप क्या यूज करेंगे? A to Z, चाहे स्मॉल में हो चाहे कैपिटल में हो, और अंडरस्कोर। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया तो क्या हम उन दो वेरिएबल को जोड़ सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप जोड़ सकते हैं। और उसके लिए फॉर एग्जांपल x और y 2 वेरिएबल्स हैं और आप उन्हें जोड़ना चाहते हैं, तो z = x + y मेंशन कर सकते हैं। तो z = x + y जब आप लिखेंगे तो आपको z, x और y ये 3 वेरिएबल्स अलग से आपको डिक्लेयर करने होंगे। और डिक्लेयर करने की मीनिंग क्या है कि आपको कीवर्ड जो इंटीजर है उसके सामने x, y और z आपको लिखना होगा। उसके बाद x और y की वैल्यू या तो आप स्कैनएफ से इनपुट करा सकते हैं और या डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अच्छा, कभी भी अगर आप int x = 5 करेंगे, इट्स मीन आपका इनिशियलाइजेशन है। जब int = x था तो वो क्या था? डिक्लेरेशन था। int x = 5 क्या है? इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन किसका है? x वेरिएबल का। और जब x = 5 नीचे आप लिखते हैं तो वो आपका डिफिनीशन होता है। तो मतलब पहले डिक्लेरेशन फिर डिफिनीशन, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यू इनिशियलाइज सम वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि क्या जो हम हर बार कंट्रोल F9 कर रहे हैं तो जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है क्या प्रीवियस आउटपुट को वहां डिस्प्ले कर रही है या नहीं? तो इसका आंसर ये होगा कि आप अगर उसे क्लियर नहीं करते हैं तो प्रीवियस आउटपुट आपको वहां विजिबल होगा, जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि आइडेंटिफाई करना कि करंट आउटपुट क्या है या प्रीवियस आउटपुट क्या है। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? CLR/SCR, क्लियर द स्क्रीन। और CLR/SCR आपका सपोर्टेड होता है किससे? Conio.h से। तो मेन जब आप स्टार्ट करेंगे और ब्रेसेस लगाएंगे तो उसके बाद आप CLR/SCR यूज कर सकते हैं, या किसी भी ऐसे स्टेटमेंट के बाद आप CLR/SCR यूज कर सकते हैं जिसके बाद आपको लगे कि स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए। तो CLR/SCR जैसे आपने getch लिखा था वैसे ही CLR/SCR आप ऊपर लिख सकते हैं, और उससे आपको ये बेनिफिट होगा तो पुराने जितने भी आपके आउटपुट हैं वो सारे क्लीन हो जाएंगे और सिर्फ करंट जो आपका प्रोग्राम रन किया है उसके करेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको विजिबल होगा। अब हम वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, तो वेरिएबल्स में जो है सिंबल्स में सिर्फ अंडरस्कोर ही हम यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स क्या, अगर अंडरस्कोर WIND विंड, क्या ये आपका करेक्ट वेरिएबल है? तो इसका आंसर है यस, ये आपका करेक्ट वेरिएबल है। आपका वेरिएबल या तो करेक्टर से आप स्टार्ट कर सकते हो या अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई सिंबल आपको नहीं यूज करना है, फॉलोड बाय न्यूमेरिक वैल्यूज। कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कौन सा सही है एज अ वेरिएबल और कौन सी सही वेरिएबल नहीं है। इन केस हमने लिखा ए रियल, एक साथ AREAL, इंट स्पेस AREAL, तो ए रियल आपका जो है इंटीजर वेरिएबल है या नहीं है? तो इसका आंसर है यस, है। अगर मैं लिखूं इंट स्पेस
@XYZ, क्या ये आपका वेरिएबल है? जिसका आंसर है कि नहीं, ये आपका वेरिएबल नहीं है। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने एक स्पेशल कैरेक्टर यूज किया है, वो @ स्टार्टिंग में या फिर इन बिटवीन भी कहीं यूज होगा, उसमें भी आपका वो एज अ वेरिएबल वर्क नहीं करेगा। वेरिएबल की मीनिंग क्या है? जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकें। ठीक है, जैसे x = 5 आपने दिया था, तो उसकी नेक्स्ट लाइन में अगर आप x = 6 कर देंगे तो x की करंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, और प्रीवियस वैल्यू वो आपको डीएलोकेट हो जाएगी। अब अगर वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो क्या कोई कांस्टेंट भी होते हैं? तो जी हाँ, आप जो है कांस्टेंट भी सी में यूज कर सकते हैं। वैसे जब भी हम इंटीजर वैल्यू की बात करते हैं, चाहे 2, 3, 4, ये सारे अपने आप में एक कांस्टेंट हैं। इट्स मीन कहीं भी आप 2 = 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 एक अलग कांस्टेंट है, 3 एक अलग कांस्टेंट वैल्यू है, एंड 2 = 3 की मीनिंग क्या हो जाएगी कि आप 2 को 3 असाइन करते हैं। लेकिन अगर आप x = 2 लिखें और फिर x = 3 लिखें, ये पॉसिबल है। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि x जो है वो एक वेरिएबल है। तो ये इस तरीके से आप कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अच्छा, ये प्रोग्राम आपका रन कहाँ करता है? जब भी आप प्रोग्राम रन करते हैं, अगर हम कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स देखें, मेमोरी होता है, प्रोसेसर होते हैं, या सेकेंडरी मेमोरीज होते हैं। तो जो मेमोरी है उसमें हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में आपका एग्जांपल में क्या आता है? रैम। तो जब भी आप प्रोग्राम कंट्रोल F9 करते हैं तो आपका प्रोग्राम कहाँ एग्जीक्यूट होता है? रैम में। और रैम आपका वोलेटाइल मेमोरी है। तो वोलेटाइल मेमोरी की क्या मीनिंग है? कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक वो चीज़ें आपकी उसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा या आप उसे रीस्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ आपको विजिबल नहीं होगी। अब हम ये बात करते हैं कि INT एक कीवर्ड है। क्या INT के अलावा कोई और भी कीवर्ड्स हैं? तो INT के अलावा कैरेक्टर के लिए CHAR है। मतलब अगर आपको कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट करना है तो आप क्या लिखेंगे? CHAR स्पेस कोई भी वेरिएबल नेम, जैसे आप इंटीजर में देते थे, जैसे x। तो x क्या स्टोर करेगा? कैरेक्टर वैल्यू। तो x को जब आप वैल्यू असाइन करेंगे तो x = a, जैसे a आप कैरेक्टर है वो x को आप असाइन करना चाहते हैं, तो x = a आप नहीं लिखेंगे। तो आप कैसे इसको लिखेंगे? x = सिंगल कोट में, मतलब एक सिंगल कोट में a लिखेंगे, तभी वो x को a असाइन होगा। डबल कोट में भी आप उसको नहीं लिखेंगे। नॉर्मली x = डबल कोट में लोग a लिखते हैं, तो वो भी आपका तरीका सही नहीं है। और कौन से कैरेक्टर्स जो है आप यूज कर सकते हैं? तो x = अगर सिंगल कोट में 1 भी लिखें तो वो भी आपको एज ए कैरेक्टर चला जाएगा। तो जब भी आपको कैरेक्टर डिक्लेयर करना हो, इनिशियलाइज करना हो या फिर डिफाइन करना हो, तो वो आपको सिंगल कोट में करना है। और वेरिएबल्स नेम के जो रूल्स आपने इंटीजर में देखे थे, वही रूल्स जो है आप कैरेक्टर में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इंटीजर और कैरेक्टर की बात की। शिक्षार्थी श्रोताओं, फिलहाल आप ICT पर टॉपिक फंडामेंटल ऑफ सी समझ रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट मिस्टर अरुण कुमार दुबे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय विद्यापीठ। एक छोटा सा अंतराल हम ले रहे हैं, आप जुड़े रहिए मुक्त विद्यावाणी के साथ। सब पढ़े आगे बढ़े, सब पढ़े आगे बढ़े, सब पढ़े आगे बढ़े, सब पढ़े आगे बढ़े। मुक्त विद्यावाणी के साथ आप जुड़े हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ सी और समझा रहे हैं हमारे साथ एक्सपर्ट मिस्टर अरुण कुमार दुबे जी। जी सर। थैंक यू मैम। लिसनर्स, अभी तक हमने ये लर्न किया है कि सी की ज़रूरत क्यों है। सी आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कीवर्ड्स हमने सिर्फ 2 डिस्कस किए हैं, इंट और कैरेक्टर। स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा कि हर एक स्टेटमेंट सी में जो है सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है।
चाहे वो आप x इक्वल टू 5 ही क्यों ना लिखें, चाहे पूरा प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर हमने ये बात की कि कैसे आपको इनपुट आप दे सकते हैं और उसका आउटपुट जो है आउटपुट स्क्रीन पे कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या इंटीजर कैरेक्टर के अलावा कोई और भी कीवर्ड्स हैं। तो इन केस आपको रियल वैल्यूज या फिर डेसिमल वैल्यूज इनपुट यूज करना हो या प्रिंट करना हो, तो उसके लिए आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा फ्लोट। तो आप लिखें फ्लोट स्पेस और वेरिएबल नेम। जब हम वेरिएबल नेम की बात करते हैं, चाहे वो थ्रू आउट द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबका एक कॉमन रूल है, स्टार्ट विद कैरेक्टर और अंडरस्कोर एंड फॉलोड बाय इंटीजर वैल्यूज। तो अगर आपको फ्लोट का भी वेरिएबल स्टार्ट करना है तो आप लिख सकते हैं फ्लोट xyz1। तो xyz1 लिखेंगे तो xyz जो है आपका xyz1 आपको डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब डेसिमल वैल्यूज में जैसे 2.5 आप लिख सकते हैं, 3.5 या 2.83, इस तरीके से आप जो है वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब हम फॉर्मेट स्ट्रिंग की बात करते हैं। इंटीजर के लिए तो हमने %d यूज कर लिया था, तो करेक्टर और फ्लोट के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो करेक्टर के लिए आप %c यूज करेंगे और बाकी रूल्स जो भी हमने स्कैनएफ या प्रिंटएफ में इंटीजर के लिए यूज किया था, सारे रूल्स वही अप्लाई होंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको एक कैरेक्टर प्रिंट करना हो, फिर एक एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको एक फ्लोट वैल्यू प्रिंट करनी हो। तो स्टार्ट करेंगे। आपको अगर प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो आप अपने कंपाइलर को स्टार्ट कीजिए, उस पर डबल क्लिक कीजिए, ब्लैंक स्क्रीन आपको विजिबल होगी। उस पर आप पहला स्टेटमेंट लिखिए #include stdio.h, सेकेंड स्टेटमेंट #include conio.h, फिर मेन लिखिए, फिर ब्रेसेस स्टार्ट कीजिए। अब आपको कैरेक्टर एज ए इनपुट और आउटपुट यूज करना है। तो CHAR आप कीवर्ड यूज करेंगे स्मॉल केसेस में, स्पेस कैरेक्टर वेरिएबल। तो फॉर एग्जांपल वेरिएबल मैंने लिख दिया CH। अब इसको वैल्यू असाइन करेंगे। तो अगर आपको B कैरेक्टर असाइन करना है तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे? CH असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल ऑपरेटर और सिंगल कोट में B आप लिखेंगे और उसको टर्मिनेट किससे करेंगे? सेमीकोलन से। और फिर प्रिंटएफ में प्रिंटएफ डबल कोट के अंदर %c। तो %c क्या है? फॉर्मेट स्ट्रिंग है, किसके लिए? कैरेक्टर के लिए। अब कॉमा CH। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको B कैरेक्टर आपको आउटपुट में डिस्प्ले होगा। और अगर आप यूजर से कैरेक्टर इनपुट कराना चाहते हैं और फिर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? स्कैनएफ। जब आप पहले डिक्लेयर कर लेंगे CHAR उसके बाद स्कैनएफ %c %ch। %ch जब आप यूज करें इट्स मीन आप वो एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं जिसपे वो कैरेक्टर असाइन हो सके। और सेमीकोलन से स्कैनएफ को टर्मिनेट करेंगे। फिर प्रिंटएफ स्टेटमेंट %c डबल कोट के अंदर कॉमा CH और लास्ट में गेट CH। ब्रेसेस क्लोज हुए और रन करना है आपको तो कंट्रोल F9 और प्रोग्राम आपका रन करेगा। एक आपको ब्लैंक स्क्रीन विजिबल होगी, उसमें आप कोई कैरेक्टर इनपुट करा दीजिए। जैसे आपको D इनपुट कराना है तो D आप लिखिए, एंटर करेंगे तो D आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको फ्लोट वैल्यू या डेसिमल वैल्यू इनपुट कराना है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? फ्लोट स्पेस फॉर एग्जांपल FP आपका फ्लोट वेरिएबल है, उसको आप असाइन कर दीजिए 2.8 और प्रिंट करने के लिए %d की जगह %f और कॉमा जो वेरिएबल आपने फ्लोट का क्रिएट किया था FP वही आप वहां मेंशन कर दीजिए। लास्ट में गेट CH। जब आप इसको रन करेंगे तो आपको 2.8 डिस्प्ले हो जाएगा। और जब आपको इनपुट लेना होगा तो स्कैनएफ में %f ही यूज करेंगे और %fp लिख देंगे। तो क्या होगा? जब आप रन करेंगे
तो आपको एंटर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2.85 आपने एंटर किया तो 2.85 डेसिमल वैल्यू आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट से प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि परसेंट ऑफ एफ आपने फ्लोट के लिए यूज कर लिया, मतलब डेसिमल पॉइंट के लिए यूज कर लिया, परसेंट ऑफ सी कैरेक्टर के लिए यूज कर लिया, परसेंट ऑफ डी आपने इंटीजर के लिए यूज कर लिया, गलती से अगर हम a इक्वल टू कोई वेरिएबल है, इंट a इक्वल टू कोई वैल्यू आप असाइन कर दो 10, और प्रिंटफ स्टेटमेंट में परसेंट ऑफ डी की जगह परसेंट ऑफ सी आपने लिख दिया, तो क्या ये प्रोग्राम एरर देगा या रन करेगा? तो इसका आंसर ये है कि प्रोग्राम एरर नहीं देगा। वो क्या करेगा कि जो a को आपने वैल्यू असाइन की है उसके करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर वैल्यू वो आपको प्रिंट करके डिस्प्ले करा देगा। अब उसकी करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर वैल्यू की क्या मीनिंग है? एक्चुअली जो भी कैरेक्टर आपके कीबोर्ड में दिख रहे हैं, आप देखें उसमें ABCD स्पेस अंडरस्कोर, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। इस कैरेक्टर के करेस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू आपकी इंटीजर फॉर्म में रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्मॉल a की बात करें तो 96, कैपिटल A की शायद 65, तो ये वैल्यू एक्चुअली जब कंप्यूटर में स्टोर होगा तो ये 01 के फॉर्मेट में रहते हैं। मतलब जब आप कैरेक्टर असाइन कर रहे हैं आपको विजिबल होता है कि वो एक कैरेक्टर है, बट कंप्यूटर में वो स्टोर होते हैं किसमें? 0 और 1 के फॉर्मेट में। तो 0 और 1 एक्चुअली क्या है? बाइनरी वैल्यूज हैं। जैसे आपका डेसिमल वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 तक। मतलब जितने भी नंबर आपके रियल लाइफ में यूज होते हैं वो 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से ही जनरेट होते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में जब हम कोई वैल्यू जनरेट होगी तो वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जनरेट होती है। तो अगर आपने गलती से परसेंट ऑफ डी की जगह परसेंट ऑफ सी लिखा तो उस परसेंट ऑफ डी के करेस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर वैल्यू होगी वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपने फ्लोट fp इक्वल टू 3.8 लिखा है और प्रिंटफ स्टेटमेंट में गलती से आपने परसेंट ऑफ डी लिख दिया, क्योंकि आपका फ्लोट था तो आपको लिखना क्या चाहिए था? परसेंट ऑफ एफ, लेकिन आपने गलती क्या की? परसेंट ऑफ एफ की जगह परसेंट ऑफ डी लिख दिया। तो जो आउटपुट जनरेट होगा वो एक्चुअली वो उसके इंटीजर पार्ट को जनरेट करेगा। मतलब अगर 3.8 है तो इसका इंटीजर पार्ट क्या है? 3, तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब एरर नहीं आएगा। तो बहुत सी चीजें जब सी प्रोग्रामिंग आप करते हैं तो बहुत सी चीजें आपको खुद पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर कब आपको एरर देगा और कब एरर नहीं देगा। तो कंप्यूटर सिंटैक्टिकली अगर आपका एरर है, सिंटैक्टिकली एरर की मीनिंग क्या है? सिंटैक्स वाइज अगर कुछ है, ग्रामर वाइज कुछ एरर है तो उसको हमेशा डिस्प्ले करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा कि परसेंट ऑफ डी अगर आपका इंटीजर वेरिएबल था तो आपने परसेंट ऑफ सी लिख दिया, परसेंट ऑफ एफ लिख दिया, तब भी आपका आउटपुट स्क्रीन जनरेट हो रहा है। तो लॉजिकली रूल्स आपको पता होने चाहिए। एक और जगह है जब आप स्कैनफ यूज करते हैं, मैंने हमेशा स्कैनफ स्टेटमेंट में आपसे ये कहा कि स्कैनफ में आप m% यूज करते हैं। मतलब अगर आपको एक इंट y है, y इज अ इंटीजर वेरिएबल, और यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए आपने स्कैनफ लिखा और ब्रैकेट में परसेंट ऑफ डी m%y, ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। बट अगर आप m% मिस कर दें, m% ना लिखें, तो क्या एरर आएगा? तो इसका आंसर है नहीं, एरर नहीं आएगा। तो एरर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो m%y है एक्चुअली वो एक्सपेक्ट ये करता है कि किस एड्रेस पे आपको वैल्यू स्टोर करनी है। तो y जब आप लिखते हैं तो y गार्बेज वैल्यू ऑलरेडी कंप्यूटर उसको एलोकेट किए रहता है, तो उस प्लेस को भी वो एड्रेस एज्यूम करता है और आपको वहां वैल्यू असाइन कर देता है। तो क्या हम उसको प्रिंट कर सकते हैं? तो ये इसका आंसर है नहीं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा उसको करेक्टली प्रिंट करें।
मतलब अगर आपने स्कैनएफ में M% को मिसिंग की गलती कर रखी है और आप एक्सपेक्ट करें कि प्रिंटएफ में जब परसेंट ऑफ डी वाई करेंगे तो आपको करेक्ट वैल्यू प्रिंट करके दे, तो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए आपको M% हमेशा लिखना चाहिए और कंप्यूटर इसको एरर नहीं देता है। तो ये 3 कीवर्ड्स जो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर हैं, तो इसके अलावा और कोई कीवर्ड्स हैं तो ऐसे अगर आप देखें तो ब्रेक है, टाइप डेफ है, जब आप इफ एल्स लर्न करेंगे या वाइल लूपिंग का कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे या स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे या यूनियन लर्न करेंगे, जो इस क्या कहते हैं सी के टॉपिक्स हैं, तो उन सब जगह जो है कीवर्ड्स यूज होते हैं। अब हम एक इफ एल्स और ऑपरेटर के स्टेटमेंट्स जो है देख लेते हैं। इन केस आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है सी लैंग्वेज में, तो आप क्या करेंगे, एक तो जितने आपको वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, मतलब अगर आप 2 वेरिएबल्स का एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं और इंटीजर के थ्रू, तो आप क्या लिखेंगे, इंट एक्स वाई, उनको वैल्यू असाइन करेंगे और क्योंकि इनका रिजल्ट भी इंटीजर होगा तो इसलिए आप थर्ड वेरिएबल z क्रिएट करेंगे और z इक्वल टू एक्स प्लस वाई करेंगे। और z को जब आपको प्रिंट कराना है तो जैसे आप प्रिंटएफ स्टेटमेंट में नॉर्मल वेरिएबल को कराते हैं वैसे ही आप z को प्रिंट करा सकते हैं। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो z इक्वल टू आप x माइनस वाई भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी z इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई लिख सकते हैं और डिवीजन में z इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई लिख सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, हो सकता है x और y आप वैल्यू इतनी ज़्यादा लें कि उनका मल्टीप्लिकेशन जो रेंज ऑफ वैल्यू है उससे कहीं ज़्यादा हो जाए। तो रेंज ऑफ वैल्यू की क्या मीनिंग है, एक्चुअली नॉर्मली हम ये बात करते हैं कि इंटीजर जो है वो 2 बाइट का है, तो 2 बाइट एक्चुअली स्टोरेज है। जैसे आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाएं तो आपको ये कहा जाता है कि आपका हार्ड डिस्क 500 गीगाबाइट का है, 500 जीबी का है, या रैम 1 गीगाबाइट का है, या मोबाइल भी आप परचेस करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि 1 जीबी रैम है और उसमें हम कहेंगे कि 30 जीबी उसकी जो है एसएसडी है। तो जो गीगाबाइट की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं। तो वैसी इंटीजर, जब हम इंटीजर की बात करेंगे तो उसकी स्टोरेज नॉर्मली कंपाइलर में 2 बाइट की होती है। 2 बाइट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, तो 2 बाइट आपका 16 बिट हो सकता है। तो 0 1 आप 16 प्लेस पे यूज कर सकते हैं अनसाइंड में। अनसाइंड में मीनिंग क्या है, टोटल 16 प्लेस आपकी केवल वैल्यू के लिए यूज होंगी। जब साइन की हम बात करेंगे, साइन की मीनिंग क्या है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों इंटीजर वैल्यू इंक्लूड किए जा सकें, तो उसमें जो 16th बिट है वो आप जो है 0 और 1 के टर्म में साइन और अनसाइन के लिए, साइन प्लस के लिए और माइनस के लिए यूज कर सकते हैं। तो केवल 15 बिट्स जो है केवल आपके वैल्यू के लिए असाइन होती है। तो जब हम 15 बिट की बात करते हैं तो एक बार नंबरिंग देख लेते हैं बाइनरी की। स्टार्ट विथ 0, उसके बाद 1 आता है, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है 1 0, मतलब जो 2 इज इक्विवेलेंट टू 1 0, फिर आता है 1 1 दैट इज इक्विवेलेंट टू 3। तो 2 बिट में 1 1 का वैल्यू क्या है 3। ऐसे ही आपका जो है 15 बिट्स में एक वैल्यू आएगी और लास्ट बिट आप साइन के लिए यूज होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ये पॉसिबल है कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो 15 बिट को क्रॉस कर जाए, और उस केस में क्या होगा कि आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी रेंज ऑफ वैल्यू +32768 है टू -32767 है और जो रिजल्ट है वो +32768 से ज्यादा है, तो वो क्या होगा, फिर वो रिजल्ट करेक्ट नहीं आएगा, वो साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है उसकी वैल्यू जो है -32767 आ जाए एग्जैक्टली, जब उसकी आंसर जो है 32768 से ज्यादा होना चाहिए। तो इस बात का आपको मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना होगा कि वो कितना रेंज वैल्यू ले सकता है। तो जैसे इंटीजर आपका 2 बाइट है, अगर आपको लगता है मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो 2 बाइट को एक्सीड कर सकता है
एट दैट मोमेंट यू हैव टू टेक द लॉन्ग इंट वैल्यू। लॉन्ग इंट आप लिखेंगे तो उसकी जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगी, 2 बाइट से आपका 4 बाइट स्टोरेज प्लेस हो जाएगा, तो आपकी रेंज ऑफ वैल्यूज भी इंक्रीज कर जाएंगी। ऐसे ही हम फ्लोट में डबल्स की बात करते हैं, डबल्स में हम यूज करेंगे तो उसकी रेंज ऑफ वैल्यू इंक्रीज कर जाएंगे। तो जब आपको इफ एल्स यूज करना होगा तो इफ में क्या होता है, कंडीशन हम यूज करते हैं तो ये वैल्यूज भी हम डायरेक्टली यूज होते हैं। जो 0 होता है वो आपका फॉल्स के लिए और नॉन जीरो वैल्यूज आपके ट्रू के लिए यूज होती हैं। तो इफ एल्स लर्न करने से पहले हम आपको एक बार डिवीजन को भी, एक रूल है वो हम आपको समझा देते हैं। तो डिवीजन में जब हम z इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई लिखते हैं, एक्चुअली इंटीजर और इंटीजर का डिवीजन हमेशा इंटीजर होता है। तो इंटीजर और इंटीजर का डिवीजन हमेशा इंटीजर की क्या मीनिंग है, इन केस आपने 4 डिवाइड बाई 2 किया तो इसका आंसर क्या आएगा 2। लेकिन अगर आपने 4 डिवाइड बाई 3 किया तो इसका आंसर क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो जो 1 पॉइंट समथिंग सम वैल्यूज है वो मिस हो जाएंगे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 4 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर क्या आएगा, तो सी प्रोग्रामिंग में इसका आंसर 0 आएगा और वैसे एक्चुअल लाइफ में इसका आंसर 0.5 आता है। तो सी का रूल ये है डिवीजन का कि जब भी इंटीजर और इंटीजर का हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो इंटीजर वैल्यू आपको रिजल्ट में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि करेक्ट वैल्यू आए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू को आप फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा और या तो एक वैल्यू को आपको फ्लोट में एंटर कराना होगा। इट्स मीन 1 डिवाइड बाई 2.0 जब आप करेंगे तब आपको वो आंसर 0.5 आएगा अगर z आपका फ्लोट वेरिएबल है। और या आप प्रिंटफ में डायरेक्ट स्टेटमेंट परसेंट ऑफ f में 1 डिवाइड बाई 2.0 कैलकुलेट करेंगे तो वो 0.5 आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। तो ये ऑपरेशन की हमने बात की है। इफ एल्स में जो मैं ये बात कर रहा था कि जब इंटीजर जो है 0 होगा तो वो फॉल्स होगा, नॉन जीरो होगा ट्रू होगा। इसकी मीनिंग क्या है, एक्चुअली इफ में कंडीशन लगता है। तो कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 4 तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर मैं कहूँ 3 इज ग्रेटर देन 8 तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। या 3 इक्वल टू 8, जब हम इक्वल दो चीज़ों को इक्वल करना चाहेंगे कंपैरिजन में तो डबल इक्वल ऑपरेशन आपको यूज करना होगा। तो इफ के ब्रैकेट में कंडीशंस यूज होते हैं और वो जो ट्रू और फॉल्स को डिफाइन करते हैं। तो अगर कंडीशंस आपकी ट्रू होती हैं तो इफ के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट होगा वो आपका एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो इफ के साथ एल्स यूज होता है, एल्स इज ऑल्सो अ की वर्ड, तो वो पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या इफ एल्स के लिए हम कोई हेडर फाइल यूज करते हैं? नहीं, इफ एल्स आपका ऑपरेशन है, डायरेक्टली आप उसको सी प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिसनर्स आज हमने बेसिक ये देखा कि कैसे हम कौन कौन से कंपाइलर यूज कर सकते हैं, कौन कौन से कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं, और उस कीवर्ड में हमने इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट लर्न किया। ऑपरेटर्स में हमने ये देखा कि किस तरीके से ऑपरेटर जो है आपको अफेक्ट कर सकते हैं और कितनी सिग्निफिकेंटली आपको यूज करना चाहिए ऑपरेटर्स को। उसके बाद हमने ये देखा कि कौन से फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज होते हैं इंटीजर के साथ, कैरेक्टर के साथ और फ्लोट के साथ। और फिर लास्ट में हमने ये देखा कि जो आपकी इंटीजर वैल्यूज हैं वो इफ एल्स में कैसे यूज हो सकते हैं